आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेल इंजरी या सेल डैमेज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक फैक्ट है कि अराउंड 80 to 90% डिसीजेस जो हैं वो उनकी शुरुआत सेल इंजरी से ही होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 80 से 90% बीमारियों का कारण ही सेल इंजरी होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे कि सेल इंजरी क्या होती है और सेल किस तरह से रिएक्ट करती है जब वो इंजर्ड होती है। तो अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेल इंजरी, इसका मतलब कि सेल को इंजरी हो रही है या सेल घायल हो रही है या सेल में डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो इसे पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल लैंग्वेज में कहते हैं सेल इंजरी। अब दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आता है कि सेल के इंजरी होने या सेल के इंजर्ड होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल इंजरी का कारण होता है स्ट्रेस। जब भी सेल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस आएगा, सेल जो है वो इंजर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी सेल स्ट्रेस फील करती है ये इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, तो सेल इंजरी का प्राइम कॉज है सेलुलर स्ट्रेस। ठीक है, अब ये सेलुलर स्ट्रेस क्या होती है और ये किस तरह से सेल्स को डैमेज करती है, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए कि सेल इंजरी क्या होती है, तो सेल इंजरी और सेल डैमेज is a variety of changes of stress that a cell suffers due to the external as well as internal environment। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि सेलुलर स्ट्रेस की वजह से ही सेल इंजरी होती है। ठीक है, अब ये सेलुलर स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है सेल के ऊपर, या तो ये सेल के ऊपर इंटरनल एनवायरनमेंट से आएगा, खुद सेल के अंदर के एनवायरनमेंट से किसी तरह का कोई स्ट्रेस आ जाएगा सेल के ऊपर, या फिर कोई एक्सटर्नल कारण हो सकता है सेल को स्ट्रेस फील होने का। ठीक है, अब वो कारण क्या होते हैं या सेलुलर स्ट्रेस क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। तो मगर इतना जान लेना यहाँ पर जरूरी है कि सेल के ऊपर जो स्ट्रेस आता है वो दोनों तरफ से आ सकता है, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से भी आ सकता है और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी स्ट्रेस आ सकता है। तो यहाँ पे सेलुलर स्ट्रेस की बात कर रहे थे हम कि सेलुलर स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या हो सकता है। तो सेलुलर स्ट्रेस इज अ सेल्स रिएक्शन टू एनी एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स सेलुलर होमियोस्टेसिस। ठीक है, ऐसी कोई भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि सेल के होमियोस्टेसिस को डिस्टर्ब कर दे, सेलुलर स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, और सेलुलर स्ट्रेस की वजह से ही सेल इंजरी होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सेलुलर स्ट्रेस किस तरह की हो सकती हैं या कौन कौन सी सेलुलर स्ट्रेस होती हैं जो सेल्स को इंजर्ड कर सकती हैं। तो यहाँ अगर हम एक्सटर्नल सेलुलर स्ट्रेस की बात करें जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को प्रभावित करती हैं, इस तरह की स्ट्रेस क्या हो सकती है, जैसे कि एक्सपोजर टू द टॉक्सिन, किसी भी तरह का कोई पॉइजन या ऐसा केमिकल अगर सेल के कांटेक्ट में आ जाए तो सेल्स को ये इंजर्ड कर सकता है। किसी भी तरह का मैकेनिकल डैमेज से मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का मैकेनिकल ट्रॉमा लाइक इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, वो एक रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसमें सेल्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर, हीट और कोल्ड। ठीक है, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड भी सेल इंजरी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की जाए, इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, हाइपोक्सिया की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। हाइपोक्सिया का हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हाइपोक्सिया मीन्स बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है
इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। तो अब तक की 2 स्लाइड्स में हमने ये जाना कि सेल इंजरी क्या होती है, जिसका आंसर है कि सेल जब भी सेल स्ट्रेस फील करती है इट्स गेट इंजर्ड, ठीक है। और सेलुलर स्ट्रेस क्या होती है, कोई भी वो कंडीशन, एडवर्स कंडीशन जो सेल की होम्योस्टैटिस को डिस्टर्ब कर दे, सेलुलर स्ट्रेस कहलाती है। ये सेलुलर स्ट्रेसेस सेल के ऊपर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ये सेल को इंजर्ड कर सकते हैं या सेल को डैमेज कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि सेल किस तरह से रिस्पॉन्स करती है जब भी ये इंजर्ड होती है, ठीक है। सेल का रिस्पॉन्स क्या होता है जब भी सेल इंजर्ड होती है या स्ट्रेस फील करती है, सेल किस तरह से रिएक्ट करती है। ये हमारी नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो जब भी इस सेल के ऊपर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, तो इसका सबसे पहला सेलुलर रिस्पॉन्स होता है एडेप्टेशन, ठीक है। जब भी नॉर्मल सेल के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे या किसी तरह से स्ट्रेस आएगा तो सेल का पहला सेलुलर रिस्पॉन्स होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे, जहां पर एडेप्टेशन कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि एडेप्टेशन का मतलब यहाँ पर सेल अपने आप को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी काम करने लायक बनाने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करती है और इन्हीं चेंजेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। जब भी इस कंडीशन में भी सेल अपने आप को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बना सकती है एडेप्टेशन के थ्रू, ठीक है। और स्ट्रेस अगर हम रिमूव कर दें तो सेल यहाँ से वापस नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। यदि हम स्ट्रेस को यहाँ से रिमूव कर दें तो सेल वापस नॉर्मल हो सकती है। बट कई बार एडेप्टेशंस भी फेल हो जाते हैं। एडेप्टेशंस अपनाने के बाद भी सेल लंबे समय तक स्ट्रेस फील करती है। अगर ऐसा होता है तो सेल फिर अगली स्टेट में पहुंच जाएगी जिसे कहते हैं हम रिवर्सिबल सेल इंजरी। यहां से भी सेल के रिकवर होने या उसके नॉर्मल होने के चांसेस रहते हैं। यदि हम स्ट्रेस रिमूव कर दें तो सेल वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है। यदि हम यहां से भी स्ट्रेस यदि इस कंडीशन से भी रिमूव कर दें तो भी रिवर्सिबल सेल इंजरी से भी सेल वापस नॉर्मल स्टेट में जा सकती है, ठीक है। बट अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी भी बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करे या बहुत लंबे समय तक ये बनी रहे तो फिर सेल का जो अगला रिस्पॉन्स होता है या जो अगली स्टेट होती है सेल की, दैट इज इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, यहां से सेल का नॉर्मल होना या सेल का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बाद सेल जो रहती है वो बचना इसका मुश्किल होता है और ये सेल डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होता है और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट होता है सेल डेथ। अगर सेल इरिवर्सिबल इंजरी वाली स्टेट में आ गई है तो इसके 2 ही परिणाम हो सकते हैं। सेल डेथ 2 प्रकार से हो सकती है, एक होती है एपोप्टोसिस और दूसरी होती है नेक्रोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं और नेक्रोसिस को एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कहते हैं, ठीक है। तो एपोप्टोसिस को नेचुरल सेल डेथ भी कहा जाता है और नेक्रोसिस को अननेचुरल सेल डेथ भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से इस फ्लो चार्ट को रिपीट करते हैं कि सेलुलर रिस्पॉन्स नॉर्मली क्या होते हैं सेल के। जब भी सेल स्ट्रेस फील करती है ये सबसे पहले अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है। अडेप्ट करने की कोशिश करती है मतलब अपने आप को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी काम करने लायक बनाने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करती है। इन चेंजेस को कहते हैं एडेप्टेशन। अगर एडेप्टेशन भी नाकाफी हो और सेल इंजरी लंबे समय तक लंबी अवधि तक रह जाए या सेलुलर स्ट्रेस लंबी अवधि तक रह जाए तो सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी वाले मोड में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर सेल में कुछ डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं।
यहाँ से भी सेल की रिकवरी के चांसेस बने रहते हैं यदि स्ट्रेस का कारण रिमूव कर दिया जाए, तो यहाँ से रिवर्सिबल सेल इंजरी से सेल रिकवर हो सकती है। परंतु रिवर्सिबल सेल इंजरी वाली स्टेट भी अगर बहुत लंबी खिंच जाए या जो सेलुलर स्ट्रेस है अभी भी लगातार बना हुआ है, तो फिर सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी मोड में आ जाती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी से वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है और इसका सिर्फ एक ही परिणाम होता है, दैट इज सेल डेथ। सेल डेथ दो प्रकार से हो सकती है, एक होती है एपोप्टोसिस और दूसरी होती है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ और नेक्रोसिस मतलब एक्सीडेंटल सेल डेथ। अगली स्लाइड में थोड़ा और आसान शब्दों में हम समझेंगे कि सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होते हैं सेल इंजरी के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी सेल के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे या किसी भी वजह से सेल के इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई स्ट्रेस आएगी, तो सेल सबसे पहले अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी काम करने के लिए। तो यहाँ पे एडेप्टेशन के बाद नॉर्मल सेल रिस्टोर हो सकती है, ये पहला इसका सेलुलर रिस्पॉन्स है। दूसरा सेलुलर रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या हो सकता है कि सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी वाले मोड में जा सकती है। यहाँ पर सेल्स में कुछ डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं, बट अभी भी सेल वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है। ठीक है, यहाँ पर सेल किस तरह से अपने आप को रिस्टोर कर सकती है, इसमें फिर कुछ रिपेयर और हीलिंग प्रोसेस होती है सेल के अंदर और सेल फिर से नॉर्मली फंक्शन करने लगती है। तीसरा सेलुलर रिस्पॉन्स है यदि सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी वाले मोड में चली गई है, तो फिर यहाँ से रिकवरी काफी मुश्किल हो जाती है और इसका एक ही रिजल्ट होता है, दैट इज सेल डेथ। और सेल डेथ भी दो तरीके से हो सकता है, ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, दैट इज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो यहाँ पर ये कुछ सेल इंजरी और सेलुलर रिस्पॉन्स के बारे में हमने एक जानकारी यहाँ पे हासिल की। अगले वीडियो में सेल इंजरी के कॉज क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे।